हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पर क्लास 11th एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी में, और डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की जो सबसे हैपनिंग फेज है उसकी फेजेस के बारे में मैंने चर्चा किया। मतलब हमने प्रोफेज 1 की जो 5 फेजेस हैं उनके बारे में बात करी। लेप्टोटीन जहां पर कंडेंसेशन शुरू हुआ और अनटेंगल हुआ क्रोमैटिन और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स आपको दिखने लग गए। फिर जाइगोटीन जहां साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करी। एक टर्म हमने यूज किया था बाइवलेंट, और हमने कहा था अभी हमें टेट्राड नहीं दिख रहा है। पैकेटीन में हमने ये देखा कि एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर हुआ। उसके बाद में देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको हमने क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन और इसके महत्व को समझा। उसके बाद में हमने देखा देयर वाज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी ऑफ द होमोलोग्स टू गेट सेपरेटेड एक्सेप्ट एट कियास्मेटा, और उसके बाद में इस स्टेज को हमने कहा डिप्लोटीन। और फिर फाइनली हमने ये कहा कि जो कियास्मा है वो टर्मिनलाइज हो जाएगा, जिसको हमने कहा डायाकाइनेसिस। और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही डायाकाइनेसिस की हम बात करेंगे तो लेट प्रोफेज की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी नहीं दिखाई देंगे। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे और स्पिंडल जो उनसे निकल रहे होंगे वो अटैच होने की कोशिश करेंगे काइनेटोकोर्स के ऊपर। यहीं से हम अपना वीडियो पिक करते हैं। सो चलिए मैं इसी स्टेज को जिसे हमने लास्ट में कहा था डायाकाइनेसिस, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा सेल है, बड़े ध्यान से देखिए। अब न्यूक्लियर एनवलप नहीं है इसमें, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो बाइवलेंट हैं, जो एक्चुअली टेट्राड हैं, ये अभी भी अपने टर्मिनल एंड्स पर कियास्मा के साथ में एसोसिएटेड है। सो इस तरह से आपने एक पिक्चर देखी। और दूसरा, हमारे सेल में 4 क्रोमोसोम थे और ये 2 बाइवलेंट या टेट्राड आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं मैं बाइवलेंट और जब टेट्राड की बात कर रहा हूं तो अलग अलग स्टेज में आपको ये टर्म आप इस्तेमाल करते हैं। ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा है। कुछ इस तरह की स्टेज आपको डायाकाइनेसिस में दिखाई देगी, टर्मिनलाइज्ड कियास्मेटा। इसके बाद हमने ये बात करी थी कि जो सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं और इनसे जो काइनेटोकोर स्पिंडल है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, अब देखिए वो कहाँ अटैच हो रहा है। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक तरफ जो पेयर है जो बाइवलेंट है उसके एक क्रोमोसोम एक होमोलोग पर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो स्पिंडल है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर अटैच हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक काम और करता हूं कि मैं यहां पर माइटोसिस की जो प्रोमेटाफेज है उसको और बना देता हूं। माइटोसिस में पेयरिंग नहीं हुई थी, यही 4 क्रोमोसोम थे लेकिन पेयरिंग नहीं हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये इंडिविजुअली पड़े हुए होंगे इस तरह से। सो लेट अस से समथिंग लाइक दिस। हम प्रोमेटाफेज या लेट प्रोफेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अब माइटोसिस की बात कर रहे हैं। अब देखिए फर्क ये आया कि यहां पर जब स्पिंडल अटैच हुआ तो एक ही क्रोमोसोम को अपोजिट एंड से स्पिंडल ने पकड़ा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए इस क्रोमोसोम को माइटोसिस में एक तरफ से इधर के स्पिंडल ने, एक तरफ से इधर के स्पिंडल ने। मुझे उम्मीद है आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए क्योंकि पेयरिंग हुई है, अभी भी टर्मिनल कियास्मेटा से ये अटैच है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसी क्रोमोसोम को दूसरी तरफ का स्पिंडल भी क्या कर सके, अटैच कर सके। सो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बाइवलेंट है इसके एक मेंबर को एक तरफ के स्पिंडल ने और इस बाइवलेंट के दूसरे मेंबर को दूसरी तरफ के स्पिंडल ने आकर के अटैच किया है। आई होप दिस थिंग इज नाउ वेरी easily understood, and please remember this is a very critical point where we will be able to explain something very significant that happens in meiosis. So similarly अगर आप देखेंगे तो obviously यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, और ये जो है वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल है। ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने माइटोसिस में कहा था, कुछ इस तरह का होगा, और इस स्टेज को हमने कहा डायाकाइनेसिस। सो इस स्टेज को हमने कहा डायाकाइनेसिस, और इसके बाद में जो स्टेज आएगी उसे अब आप कहेंगे मेटाफेज 1।
सो अब जो स्टेज आएगी इसे हम कहेंगे मेटाफेज 1, और बड़ा सिंपल है। मेटाफेज 1 में फिर ये जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन और माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से इनकी जो लेंथ है एक तरफ की, मान लीजिए मैं इस वाले की बात करूं तो ये वाला थोड़ा लंबा होगा, ये इधर से छोटा होगा, और ये जो बाइवलेंट्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं आएंगे जो कि माइटोसिस पे आए थे इक्वेटोरियल प्लेट पे, अब की बार बाइवलेंट किस पर आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर आएंगे। बहुत आसान होता जा रहा है अब मियोसिस को समझना। आप देखिए बड़े ध्यान से, अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेटाफेज 1 में हमने ये कहा कि ये जो बाइवलेंट हैं दे विल बी नाउ समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस मेक अ रफ डायग्राम वेरी क्विकली, और हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये बाइवलेंट आप देख रहे हैं दे आर गेटिंग ओरिएंटेड एट an equatorial plate. So I hope this thing is now absolutely clear. Let us make the centrosome as well. The pair of the centriole with the pericentriolar material is called as the centrosome. Again we are looking at the spindle. These are the kinetochore spindle. मुझे उम्मीद है kinetochore शब्द आपको जरूर याद रहा होगा। कुछ इस तरह की पिक्चर आपको मेटाफेज 1 में दिखाई देगी, और फिर माइटोसिस की तरह ही इसके बाद एक और फेज आएगी। अब इस फेज को आप अप्रोप्रिएटली एनाफेज 1 कहेंगे, और एनाफेज 1 में देखिए जब ये स्पिंडल काइनेटोकोर स्पिंडल शॉर्टन होंगे और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल लेंथन होंगे, तो काइनेटोकोर स्पिंडल के शॉर्टन होने से सोचिए कि ये जो टर्मिनलाइज्ड कियास्मेटा से जो जुड़े हुए थे ये एक दूसरे से जो बाइवलेंट के जो मेंबर्स थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो दे विल गेट सेपरेटेड। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। जबकि माइटोसिस में क्या हुआ था कि क्योंकि एक ही क्रोमोसोम को दोनों तरफ के स्पिंडल ने पकड़ा हुआ था, और जब वो पुल करते थे तो सेंट्रोमियर पे प्रेशर आया और सेंट्रोमियर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होकर के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए। लेकिन यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होंगे, और एक होमोलोग इधर जाएगा, एक होमोलोग इधर जाएगा हर एक पेयर में, और सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे। बहुत क्रिटिकल बात यह है कि यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग दैट विल लीड टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि एनाफेज 1 में होमोलोग सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल रादर देन द इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स एज हैपेंड इन माइटोटिक एनाफेज बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब हमने ये कहा कि जी एनाफेज 1 में हमें बड़ा सिंपल तरीके से अब ये समझ में आ गया। आप मेरे से कह भी रहे होंगे अभी मन ही मन में कि सर अब हमें मियोसिस समझ में आ गया, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, हमने ये कहा कि क्योंकि जो नॉन पोलर जो स्पिंडल है वो भी थोड़े से इलोंगेट हुए होंगे, तो सेल की शेप देखिए उसमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है। फिर हमने ये कहा कि यहां पर एक मेंबर यहां पहुंच गया और एक मेंबर बाइवलेंट का यहां पहुंच गया। देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी एक दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएटेड हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द एनाफेज 1। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल आसानी से अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये एनाफेज 1 में एक्चुअली हुआ क्या है, और I hope this does not require a lot of explanation. This is very self-explanatory. आप देखिए जब तक ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब अभी भी आप देख पा रहे हैं कि एक एंड पर सेल के 2 क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, इधर भी 2 क्रोमोसोम पहुंच गए हैं। जबकि माइटोसिस में स्प्लिटिंग हुई थी, 4 क्रोमोसोम दोनों एंड्स पर पहुंचे थे, इसीलिए हमने उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा था। यहां पर अब रिडक्शन कह रहे हैं, 4 क्रोमोसोम का एक एंड पर कितना पहुंचा है, 2 ही क्रोमोसोम पहुंचे हैं। लेकिन प्लीज याद रखिएगा अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। ये एक ही सेल है जिसके अंदर ये सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैरियोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। इसीलिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि G1 फेज पर मान लीजिए 10 पिकोग्राम डीएनए था, तो ये बताइए कि एनाफेज 1 के एंड पर कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने में आसानी तब होगी जब आप ये देखें, याद रखेंगे कि जो एनाफेज 1 है वो एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर
डिवीजन है, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल अभी एक ही सेल के अंदर है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। And then finally it will be very easy to understand that this will lead to what is called as telophase 1. सो इसको अब हम कहेंगे टीलोफेस 1। और ये एक और बात याद रखिएगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, सो इसका मतलब बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें। देयर हैज ऑलरेडी हैपेंड एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, ये भी चीज याद रखिएगा, क्योंकि मियोसिस की दूसरी सिग्निफिकेंस एक्चुअली यही है कि इट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन विच इज रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। वी said it again and again, और उसकी वजह से किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में स्पीसीज या पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी है जिसमें मियोसिस होता है ऑब्वियसली। और जो सबसे बड़ा है उसको हम देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब आप जानते हैं कि टीलोफेज में अब इट विल बी एन एसेंशियली अ रिवर्स ऑफ, so this would be telophase 1. You can see the formation of the cleavage furrow, और आप ये देख पा रहे हैं कि एक एंड पर एक ये देखिए क्रोमोसोम होमोलोग पहुंचा था, एक ये दूसरा वाला पहुंचा था। सो हम कलर स्कीम को इंटैक्ट रखेंगे और इसी तरह से एक एंड पर हम यहाँ पर और कर देते हैं। और हमने ये कहा कि इनके चारों तरफ अब एक न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म हो जाएगा। सो देयर विल बी रीफॉर्मेशन of nuclear envelope. So let us draw the nuclear envelope with white color itself. So ये एक nuclear envelope बन गया, ये एक nuclear envelope बन गया, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। सो आई एम फॉलोइंग योर एनसीईआरटी हियर। सो कुछ टेक्स्ट बुक कहती है कि न्यूक्लियोलस मे नॉट रीअपियर। सो लेट अस स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सेज दैट न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, सो वी आर स्टिकिंग टू इट। एंड ऑब्वियसली देन यू नो दैट यहाँ पर एक पेयर सेंट्रियोल, अब मुझे स्पिंडल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और जैसा हमने देखा था कि कुछ देर में ये जो है क्लीवेज फरो डीपन होता चला जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ डायड ऑफ सेल। सो ये एक डायड ऑफ सेल्स बन जाएगा। दो सेल्स हैं एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ में, ये साइटोकाइनेसिस के बाद होगा। सो टीलोफेज में दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे और फिर साइटोफेज लिख रहा हूं मैं, साइटोकाइनेसिस के बाद में एक सेल पिंच हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे और ये डायड ऑफ सेल बना। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम देखें तो ये इनके ऊपर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये क्रोमोसोम नंबर कितना है 2 और डीएनए हर एक सेल में कितने हैं 4 मॉलिक्यूल। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये N और 2C हो गया है। और क्योंकि एक डिप्लॉयड नंबर रिड्यूस हो गया है सेल में, N में 4 से 2 क्रोमोसोम इंडिविजुअल सेल्स में आए हैं, इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा, डीएनए कंटेंट भी रिड्यूस होगा, लेकिन डीएनए कंटेंट एक बार फिर रिड्यूस होगा मियोसिस 2 में, और उसके बाद में जो मियोसिस 2 होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। आई होप दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा जो हमने एनाफेज 1 की बात करी कि क्या सेपरेट हो रहा है, क्या चीजें सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है या सेपरेट हुए हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल फीचर जो है आपको मियोसिस का समझ में आना चाहिए। देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो चलिए हमेशा की तरह आपकी एनसीईआरटी पर चलते हैं एक बारी। सो एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में डायाकाइनेसिस की बात हम कर चुके हैं और उसके बाद हमने ये कहा कि मेटाफेज 1 आता है जिसमें देखिए ध्यान से द बाइवलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। सो इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं, कौन कर रहा है, बाइवलेंट क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो एक पेयर, हर पेयर के एक होमोलोग को एक तरफ का स्पिंडल, दूसरी तरफ से दूसरे वाले होमोलोग को। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एंड देन वी नो दैट देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, नॉट द देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल लाइन। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, देखिए आपकी एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूं, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स और उसके बाद में
में जो बना उसे हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। इसको हमने क्या कहा? डायड ऑफ सेल्स। अब आपको अपनी एनसीईआरटी की लाइंस बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, इसके बाद में एक पीरियड आना है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। अब हम ये कह रहे हैं कि इस मियोसिस 1 के बाद में मियोसिस 2 से पहले एक ब्रीफ रेस्टिंग पीरियड आएगा जिसे हम कहेंगे इंटरकाइनेसिस। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इंटरकाइनेसिस के बारे में जो चीज़ क्रिटिकल है, जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अनलाइक इंटरफेस जो दो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के बीच में रेस्टिंग फेज थी, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। यहाँ पर डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट नहीं होगा और टीलोफेज में जो डीकंडेंसेशन प्रोफेज में होता था, उतना मार्क्ड डीकंडेंसेशन टीलोफेज 1 ऑफ मियोटिक 1 में नहीं होगा। सो देखिए, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, टीलोफेज 1 इज ऑल्सो अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज 1 इफ वी कैन से। लेकिन वहां पर माइटोसिस की टीलोफेज से अगर आप कंपेयर करें तो माइटोसिस में डीकंडेंसेशन जो है क्रोमैटिन का, वो काफी मार्क्ड हो चुका होता है टीलोफेज में ही। लेकिन यहां पर डीकंडेंसेशन होगा तो जरूर, लेकिन उतना नहीं होगा जितना माइटोटिक टीलोफेज में होता था। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इसके बाद इंटरकाइनेसिस, एक जो शॉर्ट पीरियड आना है, उसके बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। और मियोसिस 2 जैसे ही शुरू होगा तो उसमें प्रोफेज 2 शुरू होगा और दोबारा से क्रोमैटिन को क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सेल को डिफरेंशिएट नहीं होना, सेल में क्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है। डीकंडेंसेशन होता जरूर है, लेकिन यह डीकंडेंसेशन उस मैग्नीट्यूड का नहीं है, उस डिग्री का नहीं है जो माइटोटिक टीलोफेज में देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। वापस आपकी एनसीईआरटी पे चलते हैं। उन्होंने दे डू नॉट रीच the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called as interkinesis. There is no replication of DNA during interkinesis. Now this is a very very critical line. और इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि क्या आएगा? प्रोफेज 2, जो कि काफी सिंपल है प्रोफेज 1 से। ये जो मियोटिक 2 डिवीजन है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, मियोसिस 2 इज असेंशियली सिमिलर टू माइटोसिस। इट इज असेंशियली सिमिलर टू माइटोसिस। तो हम एक काम करते हैं, अपनी स्लाइड पर वापस जाते हैं और उस सेल को ले लेते हैं जो हमने लास्ट में बनाया। ये वो सेल है, देखिए बड़े ध्यान से, ये वो सेल है जिसको हमने बनाया। इसी का, इस एक सेल का, डायड में से किसी एक सेल का मैं आपको मियोसिस 2 बड़ी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आप माइटोसिस काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एसेंशियली एक तरह का माइटोसिस वाले ही स्टेप यहां पर भी होने हैं। चलिए इसी सेल को हम ले लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी पर ही मैं इस सेल को ड्रॉ कर लेता हूं। थोड़ा सा कलर स्कीम मुझे चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। मैंने ये कहा कि इस टाइम पर हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज थी। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहीं पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका सेल है, इसमें ये एक न्यूक्लियस है और आपने ये कहा कि एक क्रोमोसोम ये रहा और एक और क्रोमोसोम जो हमने बनाया था। लेट अस सी इफ वी आर एबल टू शो दिस कलर। नहीं, लेट अस चेंज दिस कलर टू समथिंग एल्स और लेट अस टेक ब्लैक कलर। और हमने ये कहा कि ये 2 क्रोमोसोम आ गए हैं और यहाँ पर एक पेयर सेंट्रियोल, यहाँ पर एक पेयर सेंट्रियोल। मैं जस्ट सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अब आप ये जानते हैं कि प्रोफेज 1 के पे फिर कंडेंसेशन शुरू होगा और प्रोफेज 2 पर। अब क्या शुरू हुई है स्टेज? मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एसेंशियली सिमिलर टू माइटोसिस और इसमें भी जो 4 फेजेस है उसमें प्रोफेज 2 आएगी। प्रोफेज 2 में फिर मैंने आपसे ये कहा कि आखिर तक आते आते करीब करीब वही चीज होनी है एंड द न्यूक्लियर एनवलप विल एक्चुअली ब्रेक डाउन एंड द न्यूक्लियर एनवलप विल ब्रेक डाउन और न्यूक्लियोलस फिर डिसअपीयर हो जाएगा। अपोजिट पोल पर जो सेंट्रियोल्स पहुंच चुके हैं, यहां पहले ही पहुंचा चुके हैं उनको। अब आप देखेंगे कि यहां से जो स्पिंडल आ रहे हैं ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह काइनेटोकोर पर अटैच होंगे
और ये मेटाफेज प्लेट पर अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन होंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो प्रोफेज 1 के बाद में प्रोफेज 2 के बाद में मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे इक्वेटर पे और माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ, नाउ लुक एट दिस वर्ड, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स पर आकर के अटैच हो गए हैं। अब आप जानते हैं कि एनाफेज 2 में जब ये पुलिंग होगी, इट इज इन द एनाफेज 2 दैट द सेंट्रोमियर एक्चुअली स्प्लिट्स longitudinally, the sister chromatids actually separate and reach the opposite pole. So एनाफेज 2 वो फेज है जिसमें माइटोटिक एनाफेज की तरह जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं। सो देखते हैं इसको, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि एनाफेज 2 में हमारा सेल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अपोजिट पोल पर हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमैटिड्स पहुंचेंगे। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई है किसकी, सेंट्रोमियर की लॉन्गिट्यूडनली, और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा और फिर ये जो है साइटोकाइनेसिस के बाद में जो दो सेल बनेंगे, हर एक डायड से दूसरा जो सेल था डायड का उसमें भी सेम चीज होगी। अब आप यहां देखिए ये क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2 है, सो दैट मीन्स इट रिमेन्स द सेम। इसी सेल जितने, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसीलिए इट इज एसेंशियली सिमिलर टू माइटोसिस। n विल बी इक्वल टू 2, लेकिन C विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो NC बन जाएगा। ये गैमेट है, हैप्लॉइड है, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और ये NC कॉम्प्लीमेंट है। जब ये फर्टिलाइज करेगा गैमेट को अपोजिट सेक्स के तो नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन रीस्टोर हो जाएगी। सो एक बार फिर इसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं। यहां मैंने NCERT की बात करी, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो टीलोफेज 1 में जो हमारा सेल है इसको एक बार और बना लेते हैं। देखिए जो टीलोफेज 1 के बाद में जो साइटोकाइनेसिस हुआ, डायड में से जो एक सेल बना उसमें हमने ये कहा कि क्रोमोसोम हमारे पास 2 हैं और कुछ इस तरह की पिक्चर है। दिस इज व्हाट वी सेड। और जब प्रोफेज 2 होगा और जब ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे और जब ये न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो अपोजिट सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल आ रहे हैं वो इस तरह से काइनेटोकोर को अटैच होंगे, जैसे कि माइटोसिस में होता है उसी तरह से मियोसिस 2 में भी होता है। और आप देखेंगे कि जो मेटाफेज 2 है उसके इक्वेटोरियल प्लेट पर इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन होंगे जो अपोजिट एंड से काइनेटोकोर स्पिंडल से जुड़े हुए हैं। और जब ये एनाफेज 1 में शॉर्टनिंग होगी, पुलिंग होगी, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एनाफेज 2 में। सो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। ध्यान दीजिए, मैं शायद गलती से एक बार एनाफेज 1 बोल गया हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एनाफेज 2 की। एक बार फिर समझ लेते हैं, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स पहुंच जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है अब हमने बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बीच में जो मेरे जो स्लिप थी टंग की वो अब हमने करेक्ट कर ली है और ये जो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे ये दोनों N और C होंगे। सो इससे जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनका कॉम्प्लीमेंट N और C होगा और जब ये गैमेट अपोजिट सेक्स के गैमेट को फर्टिलाइज करेगा तो नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। इसीलिए मैं आपकी NCERT में फिर आपको एक बार एनाफेज 2 के बारे में बता देता हूं। यही हमारी स्लिप ऑफ टंग थी तो इसको दोबारा कर लेते हैं। एनाफेज 2 में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये माइटोटिक एनाफेज में भी होता है, एनाफेज 1 में नहीं हुआ था और इसने जिसने की होल्ड किया हुआ था सिस्टर क्रोमैटिड्स को और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अब अपोजिट पोल पर जाएंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। फाइनली कमिंग टू
फाइनली कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसके बारे में हम शुरू में कई बार बात कर चुके हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस दो हैं। एक जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स विद ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, and there this is why it leads to the reduction in the number of chromosome। और ये बात पैराडॉक्सिकल नहीं है अगर इसे ध्यान से समझें कि अगर मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है तो इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज में अक्रॉस द जनरेशन मेंटेन रहता है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर गैमेट में रिड्यूस नहीं होता तो फिर ये क्रोमोसोम नंबर आगे आने वाली जनरेशन में सेम मेंटेन नहीं होता। सो एक डिप्लॉयड सेल जिसमें मियोसिस होता है, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड कंडीशन वापस क्या हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है। और हमने ये देखा कि उस रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, और ये जेनेटिक वेरिएशन वो रॉ मटेरियल है जिस पर पॉपुलेशंस थ्राइव करती हैं नेचुरल सिलेक्शन के सामने। और जो ज्यादा वेरिएबल पॉपुलेशन होगी अंडर चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके बचने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। आई होप नाउ दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।